unit of a given physical quantity. एग्जाम्पल देखिए, फाइंड यूनिट ऑफ फोर्स. फाइंड यूनिट ऑफ फोर्स. तो आप जब इसे सॉल्व कर रहे होगे तो सॉल्व करते वक्त जैसे ही फोर्स कहते हैं तो आपको एम ए याद होता आ जाता है. एम का मास कैपिटल एम सिंबल और ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, तो मीटर के लिए लेंथ एल और पर सेकंड स्क्वायर के लिए t-2. टाइम के लिए t, लेंथ के लिए मीटर के लिए एल, मास के लिए एम, सिंबल एक साथ इन्हें लिख देंगे तो ये तो आपके पास आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला. जब डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया तो यहाँ इसे ऐसे सोचते हैं, SI यूनिट ऑफ फोर्स. SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखिए क्या हो गया, किलोग्राम मीटर सेकंड टू द पावर -2. यदि कोई कहे, अब ये जो आया किलोग्राम मीटर सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है, एक और नाम दे दिया गया, ये बार बार लिखने में आलस आता, तो इंसान बड़ा अक्लमंद है. उसने क्या कहा कि फोर्स के लिए न्यूटन का बड़ा योगदान है, तो आज से इनके इस यूनिट को जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, न्यूटन के सम्मान में न्यूटन के नाम से जाना जाएगा. और चूंकि ये अब प्रॉपर नाउन नहीं है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, एंड इज कॉल्ड न्यूटन. और यदि इंसान आलसी ही है तो न्यूटन लिखने में तो मेहनत ज्यादा है. और एन, आप ये कैपिटल एन एक अक्षर जब यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर यूज करेंगे, एन से इसे शो करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को. यदि ये बात आपके समझ में आई तो देखो, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज, मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसको भी एक खास नाम कहते हैं, एंड कॉल्ड डाइन, एंड कॉल्ड डाइन. एंड कॉल्ड डाइन. दिव्यांशु ये समझ में आया? यस सर. पेज चेंज करूं? यस सर. देखिए नेक्स्ट, यहीं पे एक एग्जांपल और देखिए, फाइंड यूनिट ऑफ वर्क. तो अब जब सॉल्व करेंगे, वर्क F ml/t-2 into L ml/t-2. आप लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ वर्क इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, and it is also called joule or J. CGS unit of work equals to gram meter square centimeter square per second square, and it is called erg. स्पेलिंग देख लेना एक बार, EARG या ERG कुछ यही है. नेक्स्ट इसी तरह देखिए, एक एग्जांपल है, फाइंड
unit of universal gravitation constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यदि मैं बात करता हूं तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ग्रेविटेशन के लॉ को देखते हैं हम लोग। m1 m2 ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेपरेशन r है तो फोर्स हो जाता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g का हो गया f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो g का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, mlt माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर अपॉन m इंटू m। तो ये हो गया एल क्यूब अपॉन एम टी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एस आई यूनिट ऑफ जी इज मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो सीधा सीधा ये यदि डायमेंशन हम लिख लेंगे तो यूनिट लिख लिया जाएगा। डायमेंशन यदि लिख लें तो इसी तरह यूनिट लिखा जा सकता है। चेंज करूं पेज? यहाँ चेक करिए, हमने एक एप्लीकेशन देख लिया, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, कन्वर्ट्स यूनिट वन सिस्टम टू अदर। एग्जाम्पल देखिए, वर्क का जो यूनिट है उसको आप एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करने की सोचते हैं। तो जब ये काम आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ml2t माइनस 2, और उसके बाद कहानी शुरू करिए। एसआई यूनिट मतलब 1 जूल, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 to the power 3 ग्राम 10 to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, 10 to the power 7 ये वर्क है ना, अर्क। तो 1 जूल किसके बराबर आ गया? 10 to the power 7 अर्क, या इसको लिख सकते हैं 10 to the power माइनस 7 जूल हो जाएगा 1 अर्क। 10 to the power माइनस 7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे सोच लो। कैलकुलेशन देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। 10 के पावर 2 आएगा ना, लेकिन उसका फिर स्क्वायर तो कर रहे हो, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक ना? स्क्वायर था तो उसका फिर से स्क्वायर हुआ ना, 4 आ गया। और यहाँ एक पॉइंट और सीखिएगा कि जब हम लिखेंगे ना CM, ये नहीं कि मुझे CM का स्क्वायर लिखना है तो मैं ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लिखूंगा। CM का स्क्वायर लिखने का मतलब ही हो गया वो C और M दोनों का स्क्वायर, उसके लिए ब्रैकेट में नहीं दूंगा। CM का स्क्वायर, CM एक सिंबल हो गया, उसका स्क्वायर माने सेंटी का भी स्क्वायर, मीटर का भी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां इसी तरह एक और देखिए, जो आपके पास था फोर्स, आप देख ही रहे हैं
m l t माइनस 2। आपको इसके SI से CGS में ले जाना है। ले SI 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 SI यूनिट देखो, m के लिए kg, l के लिए मीटर, सेकेंड टू द पावर माइनस 2, 1 kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, 1000 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, 10 टू द पावर 5। ये तो CGS हो गया। CGS का एक नाम था डाइन, तो 1 न्यूटन हो गया 10 टू द पावर 5 डाइन, या 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन हो जाएगा 1 डाइन, 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन हो जाएगा 1 डाइन। ये नेक्स्ट जो हम लोग टेकअप करते हैं पॉइंट, चेक करिए, थर्ड। उससे पहले एक एग्जांपल और समझ लें, एक टर्म समझ लें। टर्म है कन्वर्जन फैक्टर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर का मीनिंग समझिए। जैसे हमने याद किया हुआ है बचपन से, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो यदि मैं 1 आवर बाय 60 मिनट लिख दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। या 60 मिनट बाय 1 आवर लिख दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये जो देख रहे हैं यहाँ, 1 आवर अपॉन 60 मिनट इज ए कन्वर्जन फैक्टर। 60 मिनट अपॉन 1 आवर इज ए कन्वर्जन फैक्टर। मुझे ये बताओ, 1 से किसी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज तो नहीं होना। तो ये जो फैक्टर है इसको मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक को मल्टीप्लाई करूंगा यदि मीटर मिनट को किलो आवर में बदलना है, और दूसरा कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा यदि आवर को मिनट में बदलना है। बात समझ में आई? इसका यूज सर क्या करोगे आप? अच्छा सोचो, एक क्वेश्चन होता है कि कल आप रात में जितनी देर सोए उस टाइम को कन्वर्ट करो सेंचुरी में। कितने सेंचुरी सोए कल? अरे सर मजाक मत करो, रात में तो बस 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे मिला होगा, आप सेंचुरी की बात करो, कम लग रहा है। देखो, मान लेते हैं कि 6 घंटे सोए, ठीक है। अब आपको 6 आवर को कन्वर्ट करना है सेंचुरी में, तो ये x का वैल्यू क्या होगा यहां हम जानना चाहते हैं। तो देखिए है क्या, 6 आवर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंचुरी में, तो एक काम करिए, 6 आवर है, इसको 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मर्जी 1 से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, 6 आवर में आप आवर को बदलोगे पहले डेज में, तो 1 डे बाय 24 आवर, ये तो कन्वर्जन फैक्टर था, तो आवर आवर कट जाएगा। ले टाटा बाय बाय। अब डेज आगे, डेज को बदलेंगे पहले ईयर में, ले वो भी कर लेते हैं। 1 ईयर अपॉन 365 डे,
डे को भी टाटा बाय बाय कर दो। ईयर आ गया, वाह बहुत बढ़िया। अब इसको ले जाना चाहते हैं सेंचुरी में, तो सेंचुरी में ले जाना चाहते हैं तो 1 सेंचुरी अपॉन 100 ईयर, ऐसा ही कुछ गणित है। तो ये लो, इसे भी हटा दो। अब तुम्हारा जो डाटा है वो क्या है, 6 अपॉन 24 इंटू 365 इंटू 100 सेंचुरी। कि ये कन्वर्जन का ये टेक्निक आसान कर देगा ना आपका रास्ता। अदरवाइज आप यूनिटरी मेथड में लगे रहते, पहले मैं इसको उसमें बदलूंगा। भाई एक लाइन में लिख दो 1 इंटू 1 इंटू 1, थोड़ा अकल लगा लो किसको कट करना है। पहले मैं डेज में ले गया, डे को न्यूमरेटर में रखा, आवर को नीचे। उसके बाद मैंने ईयर में लिया, ईयर को न्यूमरेटर में रखा, डेज को नीचे, कट पिट करते चले गए, आ गया सेंचुरी। एग्जाम्पल नोट कर लो कॉपी पे। तो कन्वर्जन फैक्टर जितनी मर्जी उतनी ले लो। सर कुछ 1 ज्यादा डाल दिया आपने उत्साह में, डाल दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे तो कौन सा गुनाह करते। तो सर थोड़ा और कैलकुलेशन करो, कर लेना जितना करना हो। एक तरीका ये है, इससे फॉलो कर दो आप। चेक करिए थर्ड जो एप्लीकेशन है उसे, पिछला वाला पेज में दिखाऊं या ओके, ठीक ना। थर्ड में देखिए, टू चेक डायमेंशनल करेक्शंस। अब बात तो डायमेंशनल करेक्शंस की कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ जनरली बच्चों को। पूछता हूँ कि भाई आपका छोटा भाई आपसे पूछने आता है कि 10 टू दी पावर 3 कितना होगा। आप सोए हुए थे, उठा के पूछा, आपने बड़े प्यार से उसे बताया 1000। इतना तो मैथमेटिक्स सबकी तगड़ी है। वो बच्चा थोड़ा उत्साह में था। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताओ 10 टू दी पावर 2 kg कितना होगा। पहले तुम उसे एक चांटा दोगे और सो जाओगे, अरे बेवकूफ ऊपर में केजी कहाँ से आया। वो कहेगा ना भैया मुझे आपके आइडिया से लग रहा है कि मैं इसे 100 kg लिख देता हूँ। फिर से एक चांटा दोगे, अरे बेवकूफ जीवन में ये कभी मत लिखना, गलत हो गया। तो जिस कारण के उसे चांटा लगाते हो उस कारण को उपयोग करते समय खुद भूल जाते हो कि कंसेप्ट यहाँ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि डायमेंशंस आर पावरलेस क्वांटिटी। नहीं, पावर्स आर डायमेंशनलेस। पावर जो भी होगा कभी कहीं भी किसी के भी पावर, तो पावर मस्ट हैव नो डायमेंशन, और पावर मस्ट बी डायमेंशनलेस। है तो आइडिया बड़ा छोटा सा, लेकिन वो हम जानते हैं, लेकिन उपयोग करने में नहीं लेते, कई बार मिस कर जाते हैं। जैसे आपके सामने ये इक्वेशन कहीं दिखता है, आपके सामने कहीं ये इक्वेशन दिखता होगा, ग्रोथ ऑफ करंट इन LRDC सर्किट। सर गलत बात है, चैप्टर मत बदलो, आप यूनिट डायमेंशन पढ़ा रहे हो, मजे लो। I इक्वल्स टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई L/R। आपसे कोई कहता है where L/R इक्वल्स टू टाउ is called time constant।
आपसे कोई कहता है, ये कहानी आप जानते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ L by R। अब यदि ये कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ L by R, तो हम क्या लिखेंगे? T by L by R, ये पावर है, ये डायमेंशनलेस होगा। ऊपर लिख देता हूं सॉल्यूशन ग्रीन कलर में, e टू द पावर माइनस टी बाई एल बाई आर से देखो, यहाँ पावर कौन है? तो पावर जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 या 1। तो t बाई माइनस प्लस तो भूल जाओ, t बाई एल बाई आर जो होगा ये भी होगा डायमेंशनलेस। तो L बाई आर का जो डायमेंशन होगा वही T का डायमेंशन होगा, मतलब कैपिटल T, यही हो गया डायमेंशन। और यदि कोई यूनिट पूछता है तो SI यूनिट ऑफ L बाई आर इज सेकेंड, SI यूनिट ऑफ L बाई आर इज सेकेंड। और इसको और आसानी से समझो, E के पावर है T बाई एल बाई आर, और E के पावर में किलोग्राम नहीं हो सकता, मीटर नहीं हो सकता, कोई यूनिट नहीं हो सकता। तो T बाई एल बाई आर जो होगा वो डायमेंशनलेस तभी होगा जब T सेकंड है तो L बाई आर भी सेकंड हो, सेकंड सेकंड कट के भाग जाएगा। L बाई आर क्या होना चाहिए? T सेकंड के जैसा। अरे तभी तो नाम रखा टाइम कांस्टेंट, नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखते, कुछ भी रखते, टाइम कांस्टेंट क्यों कहते? तो टाइम कांस्टेंट नाम रखने के पीछे का भी ये कारण है। L बाई आर का यूनिट कैसा होता है? टाइम के जैसा। L बाई आर को हम क्या कह देते हैं? टाइम कांस्टेंट। और इसको रिकॉल कैसे करें? भाई E के पावर में है T और L बाई आर, तो T सेकंड में होगा, L बाई आर भी सेकंड में होगा, तो कट जाएगा, सेकंड गायब, पावर डायमेंशनलेस हो जाएगा। और पावर में यदि डायमेंशन बचा रह गया, कुछ लफड़ा है, क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं होने देते थे और छोटे भाई को चांटा भी मारा है। अब तो याद रहेगा कि भाई 10 टू द पावर 2 kg होता ही नहीं है। तो पावर्स आर डायमेंशनलेस है, बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन उसको फील करो कि आखिर ये मीनिंग क्या है। कि पावर कहीं भी देखेंगे तो उसके डायमेंशन नहीं होंगे। ठीक, यदि ये पॉइंट आपको लगे ओके, तो पहले तो मैं ये बता दूं इस एग्जांपल का जो सॉल्यूशन था वो हमने यहाँ लिया है। ऐसे ही देख लो एक बार, ग्रोथ ऑफ चार्ज कैपेसिटर पे देखा करते थे, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। तो आरसी का डायमेंशन क्या होगा? तो टी बाई आर सी जो है ये है पावर। सर माइनस आप छोड़ देते हो, माइनस प्लस में वो तो केवल पावर, उससे क्या लेना देना, पावर तो वो है ही, चाहे 1 बाई करके पावर दे दो, 1 बाई के पावर टी बाई एल बाई आर सी, टी बाई आर सी। अब ये पावर क्या होता है? डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 दैट इज 1। तो ये t का डायमेंशन किसके बराबर? आरसी के जैसे। इसका मतलब आरसी का डायमेंशन किसके जैसा हो गया? t के जैसा, का मतलब कैपिटल T, या m0 l0 t, जरा ज्यादा मजे लेने हो तो SI यूनिट ऑफ RC इज सेकेंड। जब डायमेंशन ही है तो यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो अब कहीं कुछ पावर कहीं दिखे तो वो फील करना यार पावर है, डायमेंशन तो होने नहीं देंगे। आगे बढ़ाएं कहानी। यदि ये आइडिया क्लियर है ना, तो सोचो आज छोटा भाई बड़े उत्साह में फिर पहुंचा एक नया क्वेश्चन लेकर कि भैया
10 + 5 कितना होगा? आप कहोगे वाह कोई नहीं 15, सो जाओगे, नींद में भी रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। रुक जाओ भैया, फिर से याद। 10 मीटर + 5 सेकेंड इक्वल्स टू 10 + 5 हो गया 15 मीटर सेकेंड। यदि ऐसे लिख के पहुंच जाए आपके पास, बड़े खुश हो गए, वाह चॉकलेट खिलाओगे, या फिर से एक चाटा? तो फिर से एक चाटा। क्यों चाटा मारा भाई, क्या गड़बड़ कर दिया आपकी बात? तो यहाँ जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशनल quantity. We can add or subtract same dimensional quantity. एक जैसे डायमेंशन होंगे तभी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, गलती से भी अलग अलग डायमेंशन वाले को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा कोई कंडीशन है? तो देखो, मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम को मल्टीप्लाई करते हो तो मोमेंटम का यूनिट आता है, वो गलत तो नहीं है। तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो सकता है यूनिट, डिवाइड हो सकता है यूनिट, लेकिन अलग अलग यूनिट। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट अलग अलग यूनिट कतई नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडिया हो गया। सर इससे क्या मिलेगा मुझे? अरे मिलेगा क्या, एग्जाम्पल देखो कि फाइंड dimensions of A and B while x equals to A plus BT, where x is in meter and T is in second. आपके पास x a b t का रिलेशन है और आपसे कहा गया कि a के बारे में बताओ, क्या होगा डायमेंशन, क्या होगा यूनिट। तो डायमेंशन पता चल जाएगा तो यूनिट निकल आएगा, यूनिट पता चल जाएगा तो डायमेंशन निकल आएगा। ध्यान से देखो, ये किस में है? मीटर में, और ये किस में है? सेकेंड में। तो लेफ्ट साइड LHS किस में दिख रहा है? LHS मीटर में दिख रहा है, तो RHS को भी किस में आना पड़ेगा? मीटर में आना पड़ेगा, मजबूरी है। और जिन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये भी मीटर में हो, क्योंकि मीटर में मीटर जोड़ेंगे तो मीटर मिलेगा। और दूसरा वाला भी मीटर हो, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा। एक काम करो, बी के लिए क्या कर दे, मीटर बाई सेकेंड, तो प्रोडक्ट में सेकेंड कट गया जाएगा, बन जाएगा मीटर, और मीटर में मीटर ऐड हो सकता है, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले फिर सेम हो जाएंगे। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ए का जो होगा वो एक्स के जैसा होगा, जो कि हो गया मीटर, या एल, जो कि हो जाएगा एल। और बीटी का जो है वो भी हो जाएगा एक्स के जैसा, तो बी का कैसा हो जाएगा? एक्स बाई टी। एक्स का हो गया एल और टी का हो गया टी, एल टी -1। तो आपको डायमेंशनली देखो, ऐसे देख सकते हो। मतलब यहाँ जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं उसको एक लाइन में यदि लिखना चाहें तो ऊपर मैं लिख रहा हूं कंसेप्ट, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी यदि है, तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकला कि x का जो डायमेंशन होगा, a का जो डायमेंशन होगा और bt का जो डायमेंशन होगा वो एक जैसे होंगे।
सर आपने ये क्या कर दिया, प्लस को कहाँ गायब कर दिया? अरे भाई मैं केवल यूनिट की बात कर रहा हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट तो बाद। मीटर में मीटर जोड़ोगे तो किलोमीटर थोड़े ना कह देता हूँ, उसे मीटर ही तो कहता हूँ। तो मीटर और मीटर मिलके मीटर बनेगा। तो मतलब ए जो भी है, बीटी जो भी है, वो एक जैसे होंगे डायमेंशन के, तभी जुड़ेंगे और रिजल्ट उसी तरह का होगा, उसी डायमेंशन का होगा। तो जब डब्बा में लिखते हो एक्स, मतलब एक्स के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। डब्बा में लिखते हो ए, तो ए के डायमेंशन की बात कर रहे हैं। बीटी के उसी तरह डब्बे में डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो सारे एक जैसे होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन आपको याद आता होगा, थर्मोडायनामिक्स में देखा था एक रिलेशन, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, और इसका एक बड़ा भाई था पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता था, वी माइनस बी इक्वल्स टू एनआरटी। अरे देखना यार, आइडियल गैस का कुछ होता था, मुझे थोड़ी ना याद बात है। और मैं तो देख रहा हूँ ये बालक वेदांत भी बड़ा सीरियसली देख रहा है, इसको भी नहीं याद है। कोई नहीं, नहीं तो लोग याद है ऐसा कुछ था आइडियल गैस में, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर प्लस वी माइनस बी एनआरटी। एक्चुअल में था क्या ना कि हम जब रियल गैस कहते थे, आइडियल गैस कहते थे, तो मॉलिक्यूल इंटरेक्शन नहीं था। मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम था वो बर्तन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल था। तो ये सब जो एजम्पशंस जहां नहीं वैलिड हो पा रहे होते हैं, ये कब वैलिड होते हैं? तो जब लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स हो, तो आइडियल गैस की तरह रियल गैस बिहेव करता है। तो उसके लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज करते हैं। आईआईटी के सिलेबस में फिजिक्स में वही है, लेकिन केमिस्ट्री में तुम जाते हो तो रियल गैस आता है, तो पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल्स टू एनआरटी। तो सर आप यूनिट एंड डायमेंशन में क्या बताना चाहते हो? काम की बात करो। तो हाँ, काम की बात करता हूँ, तुम भी समझ जाओगे। अलजेब्रा का प्रोडक्ट आता है, चलो मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड के डब्बे को, p इंटू वी माइनस बी इंटू पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस ए बी बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू एनआरटी। तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको ये बता रहा है कि पीवी का जो डायमेंशन होगा, बीपी का जो डायमेंशन होगा, ए बाई वी का जो डायमेंशन होगा, ए बी बाई वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा, और एनआरटी का जो डायमेंशन होगा, वो सारे एक जैसे होंगे। तो यहाँ मल्टीपल करेक्ट बना दिया जाता है, कौन किसके बराबर। तो जिसके समझ में आ गया यार लेफ्ट साइड राइट साइड के डायमेंशन एक जैसे होते हैं, वो तुरंत चुन लेगा। बाकी उसको रियल गैस आता हो ना आता हो क्या फर्क पड़ता है, यूनिट डायमेंशन आता है तो उसी से काम कर लिया। कि जब हम कोई भी एक्सप्रेशन देखते हैं, कोई भी, उनके जितने भी टर्म होते हैं जो आपस में इकट्ठे किए गए हैं ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, उन हर एक अलग अलग टर्म का डायमेंशन एक जैसा चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। अच्छा, हाँ वो आता रहता है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है रियल गैस के लिए। लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं तो 20 साल से पढ़ा ही नहीं हूँ रियल गैस, तो मैं तो टेंशन में आ जाता है। मुझे यूनिट एंड डायमेंशन पता है, यूनिट के बेसिस पे ये एक गैस है। अभी एक बच्चा रियल गैस का एक क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरे बच्चे ने आंसर कर दिया, तो मैं खुश हो गया कि चलो यार मेरा टेंशन खत्म। क्योंकि यार रियल गैस अपने सिलेबस से केवल एक लाइन है जो कम, मतलब जनरली हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि लो प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर पे रियल गैस का जो बिहेवियर हो जाता है वो आइडियल की तरह हो जाता है, बस इतना सा। Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर हम लोग आइडियल गैस के लिए डिराइव करते हैं, और यदि Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर के बदले 1.5 आर था ना, तो आईआईटी के ऑनलाइन वाले किसी ईयर के एग्जाम में पेपर में दिया गया था कि एक गैस का है Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर और दूसरे गैस फॉलो कर रहा है Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू 1.5 आर, तो बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मैं टेंशन में था और मेरा स्टूडेंट बड़े प्यार से मुझे समझाता है, सर ये तो बड़ा सिंपल है। मैंने कहा बताओ कैसे? उसने कहा कि सर आइडियल गैस हाई टेम्परेचर पे ना होता है और सीपी माइनस सीवी आइडियल गैस में होता है। वो शानदार बच्चा है, मुझे भी याद हो गया। सोच के देखो, सीपी माइनस सीवी को हम लोग आइडियल गैस में यूज करते हैं और आइडियल गैस हाई टेम्परेचर पे होता है, तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? तो दोनों में जो आइडियल है
तो Cv माइनस Cv इक्वल्स टू R वाला आइडियल हाई टेम्परेचर पे होगा गैस, और दूसरा जो रिलेशन फॉलो कर रहा है वो लो टेम्परेचर पे होगा। बड़ा शानदार लॉजिकल था क्वेश्चन। तो ये आप वापस आओ, वो थर्मोडायनामिक्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन में जितने टर्म होंगे सबके डायमेंशन हर एक टर्म अलग अलग टर्म जिनको इकट्ठा किया, ऐड या सब्सट्रैक्ट किया, उन हर एक टर्म का डायमेंशन एक जैसा होगा, और एलएचएस का डायमेंशन आरएचएस के जैसा होगा। यदि ऐसा नहीं है तो उस क्वेश्चन के गलत होने से, छोटे भाई को चाटा मारने से कोई नहीं बचा सकता, वो लगेगा उसे। मतलब आपने मीटर में किलोग्राम ऐड कर दिया, अब इसको तो ब्लंडर कहेंगे यार, ये तो सपने में भी नहीं कर सकते। मतलब यदि ऐसा कर रहे हैं मतलब बस अब चांटे की ही आवश्यकता है। तो वो आप फिजिक्स में इसको यूनिट की तरह ध्यान रखिए, डायमेंशन की तरह ध्यान रखिए। सारे टर्म जो एक किसी एक्सप्रेशन में है एक जैसे डायमेंशन के होंगे, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाले के डायमेंशन के बराबर होगा। और वैसे भी पीडीवी याद आता है, पीडीवी वर्क, तो पीडीवी का जो होगा वही पीवी का होगा, वही इन सब का होगा, सारे जूल वाले, सारे ml/t-2 है। अब या तो कैलकुलेट करके देख लो, नहीं तो रिकॉल कर लो कि पीडीवी होता था वर्क, तो वर्क होता है तो ये सारा पहला हो गया। यदि वर्क वाले डायमेंशन तो सारे वर्क वाले डायमेंशन होगा, जूल में आ जाएगा सब। नेक्स्ट, तो हमने एक आइडिया और ले लिया, तो अब टाइम बचाने के लिए, नहीं तो टाइम काहे का बचाऊं, बहुत टाइम है। बताओ, आज छोटा भाई फिर से आया, cos 30 डिग्री, तुम तुरंत कह पाए √3/2, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, क्या बात। दूसरे दिन फिर पहुंचा, भैया cos 60 डिग्री मैं सोचता हूँ 1/2 kg लिख दूं, बस ये चाटा फिर से शानदार। वो पूछेगा अब क्या हो गया, तो याद दिलाओगे कि ये cos 30, tan 30, sin 30, इनमें कभी भी रिजल्ट में यूनिट नहीं होगा। जो भी ये वैल्यू देंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू है, उनमें सिर्फ नंबर होंगे, नो डायमेंशंस नो यूनिट। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से फिर पूछ लूं आपके याददाश्त बढ़ाने के लिए, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो, डायमेंशन जिसके ना हो फिर भी उनके यूनिट हो? हाँ, कौन सा? थीटा, सॉलिड एंड प्लेन एंगल, उनके यूनिट डायमेंशनलेस वो है, लेकिन उनके सीजीपीएम ऑर्गेनाइजेशन वाले बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने उसका डायमेंशन के लेस होने पर भी यूनिट दे दिया, एक को कहा रेडियन और एक को कहा स्टेरेडियन। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप भी कहोगे हाँ हाँ है, तो एग्जांपल भी हमारे पास, बस हो गया। क्यों पॉसिबल है? तो सीजीपीएम वाले सैलरी लेते हैं, वो मन की मालिक हैं, वही दुनिया को बताएंगे, उन्होंने बता दिया, आप भी याद रखो, मस्त रहो। अब आप जब ये समझ गए तो इस कंसेप्ट को लैंग्वेज में क्या कर दें? कंसेप्ट जो है वो ये है, थीटा एंगल डायमेंशनलेस होता है, थीटा e टू द पावर थीटा, पावर भी डायमेंशनलेस होता है, और e जो है वो भी एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, उसके पावर कुछ देंगे वो नंबर ही देगा। e टू द पावर थीटा log थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा गिव्स, ऐसे बहुत से जो हैं, गिव्स डायमेंशन लेस या गिव डायमेंशन लेस वैल्यूज। मतलब इनसे जो वैल्यू हमें मिलता है ना वो डायमेंशन लेस होता है। एंगल जो है वो थीटा जिसे हम कह रहे हैं, अलग से ही मैं लिख देता हूं, ये एंगल इज डायमेंशन लेस, ये तो हम जानते ही जानते, फिर भी एक बार अलग से मेंशन कर दिया कि भाई मतलब ध्यान रख लेना। तो आर्क बाय रेडियस जब लिखा करते थे उससे पता चल गया है डायमेंशन लेस। सोचो, तुम्हारे सामने एक इक्वेशन आता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। x is in meter and t is in second
x जो है वो किस में है, मीटर में, और t किस में है, सेकंड में। और फिर आपसे कहा गया फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड ओमेगा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड ओमेगा। नोट कर लो कॉपी पे। If x equals to a sin omega t, x is in meter and t is in second, find dimension of a and omega. तो जब मेरे पास ये आ गया तो मैंने भी सोचा ऐसा करते हैं कि पहले तो सॉल्व करते वक्त ये याद रखते हैं कि x और a sin ओमेगा t में ये जो होता है एंगल, ये है यहाँ ओमेगा टी। और एंगल के बारे में आप बड़े मन से जानते हैं कि डायमेंशनलेस, m0, l0, t0 दैट इज 1। तो ओमेगा का डायमेंशन भी आप उछल पड़े, ओहो 1/t का डायमेंशन 1/t या t-1। और जब बारी आई ये सोचने की कि LHS और RHS का डायमेंशन एक जैसा तो होना ही चाहिए, आपने ये भी पता कर लिया कि x का जो डायमेंशन होगा वो a का डायमेंशन और इनटू साइन ओमेगा t का डायमेंशन। और आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या देता है, डायमेंशनलेस वैल्यू, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया 1। तो x का डायमेंशन किसके जैसे आ गया, a के। a का कैसे आ गया, x के। x क्या है, मीटर लेंथ। तो a का डायमेंशन आपको क्या दिखने लगा, a का डायमेंशन दिखने लगा x के जैसा, जो कि क्या है, मीटर l। a का डायमेंशन x के जैसा और x खुद क्या है, l, मीटर होने के कारण। तो कंसेप्ट बेसिक यहाँ केवल ये है कि लेफ्ट साइड राइट साइड का एक जैसा डायमेंशन होगा, एक लाइन। और पावर जो था वो डायमेंशनलेस, या एंगल जो है वो डायमेंशनलेस। यहाँ एंगल है ओमेगा टी। तो यदि ओमेगा टी डायमेंशनलेस मतलब यूनिटलेस जनरली, तो टी को यदि मैं कहता हूं सेकंड, ओमेगा को कहूंगा पर सेकंड। सेकंड और पर सेकंड मिल करके डायमेंशनलेस हो जाए। सर एक रेडियन छोड़ रहे हो, तो चलो मैं यूनिट की नहीं बात करता, बात कर लेता हूँ डायमेंशन की। तो ओमेगा टी डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनलेस तो ओमेगा हो गया 1/t के डायमेंशन के बराबर, t⁻⁻1। तो धीरे धीरे अपने छोटे भाई को डांटते डांटते कुछ ऐसी बातों को रिकॉल किया जो हम लोग मैथमेटिक्स में बड़े अच्छी तरह समझने लगे हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। इतना आसान है, इतना छोटा पॉइंट है कि जिसको हम बोलते नहीं, ध्यान नहीं देते। हाँ है अच्छी तरह से दिमाग में सेट, बचपन से पिटाई कर करके सेट कर दिया गया। 2 बार गलती करते होने पर डांट पड़नी ही थी, तो हम लोग सीख गए कि मीटर में किलोग्राम नहीं ऐड करूंगा, किलोग्राम में सेकंड नहीं ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड मीटर है तो राइट साइड ही मीटर होगा। ये सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा उसको अब इंपॉर्टेंस दे कि कई क्वेश्चन में वो हमें हेल्प करेगा। अब ये सब कहानी हो गया, तो जो मैंने हेडिंग दिया था अभी तक वहां तो पहुंचे ही नहीं। इसका पहला, इसका क्या हेडिंग दिया था, याद करो ना, हमने कहा था कि टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस। तो ध्यान से देखिए एग्जांपल ऐसे, चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। तुम कहोगे सर चेक क्या करूं, ये तो बचपन से याद है मुझे। सही है ना, चेक कैसे करते हो तो देखो, s जो होता है वो लेंथ है, ये तो जानते ही डायमेंशन। ut, तो u के बारे में जानते हैं LT-1, और ये t वाला t मिल करके हो गया l, हाफ AT²। तो हाफ तो चूंकि एक नंबर है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, उसमें कोई यूनिट नहीं है, वो डायमेंशनलेस। ए का डायमेंशन आप जानते हैं, l t
एल टी टू द पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर टी स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा एल। तो हमने क्या देखा, सिंस हाफ ए टी स्क्वायर has same dimension like ut, and both has same dimension like s, hence given equation is dimensionally correct. डायमेंशनली करेक्ट होने का मीनिंग सिंपली ये है कि मीटर में हमने मीटर को ऐड किया है और रिजल्ट मीटर आया है, हम कहेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। कोई बड़ा काम तो नहीं किया, सिंपल लॉजिक। चेंज करूं पेज? यहां आपसे फिर से कहता हूं, चेक डायमेंशनली या डायमेंशनल करेक्टनेस of equation s equals to ut plus at स्क्वायर। आप तो एक लाइन में आप कर दोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये एल, ut भी एल और at स्क्वायर भी एल, सिंस at स्क्वायर डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर equals to dimension of ut equals to dimension of s, और ये सारे किसके बराबर हो गए, l के बराबर। Hence given equation is dimensionally correct. But we know that it is actually wrong. तो इसका एक आइडिया थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम सेट करते हैं दिमाग में। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन is need not, yeah, dimensionally correct equation is need not to be actually correct, but dimensionally wrong equation must be wrong. डायमेंशनली करेक्ट है तो उसका करेक्ट होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो उसको रॉन्ग होने से कोई नहीं बचा सकता। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का तो वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, और डायमेंशनली रॉन्ग मतलब करेक्ट इक्वेशन का करेक्ट होना जरूरी नहीं है, करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन का रॉन्ग होना जरूरी है, मस्ट। किलोग्राम में किसी ने मीटर ऐड किया है वो तो गलत होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता, बाकी कुछ भी हो। किलोग्राम के साथ यदि मीटर वाला एलिमेंट आपने ऐड कर दिया तो निश्चित रूप से वो गलत हो गया। तो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं चाहिए मुझे। डायमेंशनली करेक्ट है तो और भी तरह से मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो करेक्ट एक्चुअल में है या नहीं, लेकिन रॉन्ग कहने के बाद तो बस निश्चिंत, रॉन्ग है माना रॉन्ग है, उसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ये 3 एप्लीकेशन आ गए हैं क्या? नेक्स्ट देखिए, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन quantities which is power product type relation। इसको ब्रैकेट में डाल दो, which is power product type relation। मन में कई बार आता है यार ये पावर प्रोडक्ट टाइप का क्या लफड़ा है यार, ये बड़ा बेकार एक लैंग्वेज। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब को मैंने मल्टीप्लाई किया तो पावर वाले एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट में है जेड टू द पावर -4, पावर भी है और प्रोडक्ट में भी है। इस रिलेशन को मैं क्या कह सकता हूं? पावर प्रोडक्ट टाइप रिलेशन। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से जो रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं वो पावर प्रोडक्ट टाइप वाला ही रिलेशन होगा। यदि इससे अलग टाइप का है तो फालतू के पंगे ना ले, पावर प्रोडक्ट टाइप है तो डिराइव होगा। ये इसकी एक लिमिटेशन कहलाती है, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की लिमिटेशन कि रिलेशन ये डिराइव कर सकता है लेकिन कैसा? जो पावर प्रोडक्ट टाइप का। जैसे देखो यहां एक पेंडुलम, मास m, लेंथ l वायर का, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जाता है वापस आता है, इधर जाता है फिर वापस आता है, ऑसिलेट कर रहा है। और आपसे कहा गया फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t नॉट, लेंथ l, mass m and gravitational acceleration g। ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g। फॉर पेंडुलम, ऊपर में ही फॉर पेंडुलम कर देते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, लेंथ, मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g। फाइंड रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड t नॉट, जो छुपा हुआ वहां दिख रहा है, टाइम पीरियड t नॉट, लेंथ l, मास m, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g। तो जब आप इसे सॉल्व करने की सोचते हो तो लेट t नॉट इज प्रोपोर्शनल टू l to the power x, m to the power y, g to the power z। where x, y and z are numbers। यदि डिपेंड करता है तो डिपेंड करने को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के टाइम पीरियड, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या l के 2 पावर के प्रोपोर्शनल होगा, या l के 1/2 पावर के प्रोपोर्शनल होगा, या 5 पावर के प्रोपोर्शनल होगा। बस रिलेशन का मीनिंग जो यहां पर है प्रोपोर्शनैलिटी का। तो हमने एक रैंडम ले लिया, एक्स वाई जेड पावर डाल दिए, टी उस पर डिपेंड कर रहा है, रिलेशन आ गया, पावर प्रोडक्ट टाइप। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता ही है पूरे फिजिक्स में जब कोई प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, इक्वल्स टू लिखते समय l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z। ध्यान से देखिए,
जो भी वेल नोन क्वांटिटीज थे जिन पे टी नॉट डिपेंड कर पाता, उन सब के नाम बता दिए गए। तो जो कांस्टेंट आया होगा वो केवल न्यूमेरिक होगा, तो के मस्ट बी डायमेंशनलेस। हियर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। इस केस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के मस्ट बी डायमेंशनलेस। तो सर क्या सारे कांस्टेंट को मैं डायमेंशनलेस मानूंगा आज से आगे? अरे भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी तो उसका फाइंड किया था डायमेंशन। ऐसे थोड़ा ना कांस्टेंट का सबका डायमेंशनलेस होगा। ये डायमेंशनलेस है क्योंकि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिनमें यूनिट होते उन सब की चर्चा कर दिया। टाइम पीरियड केवल एल पे डिपेंड करता है निकालो, ये नहीं कहेगा, वो गलत हो जाए। जिन जिन पे वो डिपेंड कर सकता था चुन चुन के उनके नाम दे दिए गए, जो जिनकी दूर दूर तक संभावना। तो अब जो कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, केवल नंबर, वो यूनिट वाले नहीं होंगे। तो आप बेसिक रूल क्या जानते हैं? बेसिक रूल ये जानते हैं कि LHS का जो डायमेंशन होता है वो RHS के बराबर होता है। तो आपने टी नॉट का जो डायमेंशन देखा वो K L टू दी पावर X M टू दी पावर Y G टू दी पावर Z के डायमेंशन के बराबर। और टी नॉट का डायमेंशन हम आज लिख ही देते हैं, M टू दी पावर 0 L टू दी पावर 0 एंड T टू दी पावर 1। टाइम पीरियड तो टाइम है, टाइम का तो T। और राइट साइड में K का तो 1 हो गया, X तो है L, M के पावर स्मॉल m मास है, कैपिटल M से उसका सिंबल Y, और G जो था एक्सेलरेशन L T-2 और उसके पावर होल पावर Z। तो आपके पास ये आ गया M टू दी पावर 0 L टू दी पावर 0 T टू दी पावर 1 M टू दी पावर Y L टू दी पावर X प्लस Z एंड T टू दी पावर -2Z। अब लेफ्ट और राइट साइड के एक जैसे जो बेस हैं, उनके जो पावर्स होंगे लेफ्ट और राइट साइड वो एक जैसे होंगे, तभी इक्वेशन सही कहलाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग पावर्स। तो था क्या, M टू दी पावर 0 L टू दी पावर 0 T टू दी पावर 1, और राइट साइड में था M टू दी पावर X नहीं M टू दी पावर आ जाएगा चलो अपने कॉपी पे चेक करो। M के पावर लेफ्ट साइड और राइट साइड चेक करो तो क्या है। फॉर पहले M के लिए सोचते हैं, फॉर M कंपेयरिंग पावर्स लिख दो, कंपेयरिंग पावर्स, और पहला लाइन फॉर M। तो M के लिए बताओ लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, 0, और राइट साइड में, तो इससे एक रिलेशन आ गया। फॉर L चेक करो, लेफ्ट साइड में 0, राइट साइड में X प्लस Z, दूसरा रिलेशन आ गया। और ये फॉर, ये तो L भी हो गया, फॉर अब बचा कौन, T। T के लिए देखो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड -1, अच्छा +1 लेफ्ट साइड और राइट साइड -2Z। तो इसको सॉल्व कर लो, Z कितना आ गया, Z इक्वल्स टू हो गया -1/2, और इसको पहले दूसरे वाले इक्वेशन में लेके चले जाओ, तो वहां से X हो जाएगा
माइनस जेड दैट इज प्लस 1/2 और y तो आपको देख ही चुका है 0 फर्स्ट वाले इक्वेशन से। नाउ तीनों चीज आ गया या नहीं? तो अब क्या लिख दोगे? P नॉट इक्वल्स टू k l टू द पावर x m टू द पावर y g टू द पावर z और उनके वैल्यू अब लिख दो नीचे। T नॉट इक्वल्स टू k l टू द पावर x कितना था 1/2, m कितना था 0 y के बदले और g के पावर आ गया था z है -1/2। तो m टू द पावर 0 तो 1 हो गया। तो T नॉट बराबर क्या लिख दोगे? k l टू द पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में g टू द पावर 1/2। फिर क्या लिख दोगे? T नॉट k स्क्वायर रूट में l/g। अरे सर ये तो मैं बचपन से जानता हूँ, T नॉट इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l/g। लेकिन आप डायमेंशनल एनालिसिस से भी अभी डिराइव कर चुके, k का वैल्यू आपको नहीं पता। 2 पाई अंडर रूट l/g तो याद है, लेकिन जिस दिन बच्चे को मैं 11th में पहली बार ये पढ़ा रहा हूँ उस दिन तो उन्हें नहीं याद है ना। उस दिन तो उन्होंने अभी अभी डिराइव किया है। लेंथ यदि 4 गुना कर देंगे तो टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड यूज करके रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं गिवन डाटा में। और किस टाइप का वो रिलेशन होगा? पावर प्रोडक्ट टाइप का। तो यहां से दो लिमिटेशन आता है डायमेंशनल एनालिसिस का कि रिलेशन जब पावर प्रोडक्ट टाइप का होगा तभी हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, एक। और दूसरा, रिलेशन में जो कांस्टेंट होंगे उनके वैल्यूज हम इस मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। के का वैल्यू हमें नहीं पता चलेगा, तो जब एसएचएम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, उससे पहले हमें नहीं पता चलेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का आइडिया मिल गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज यहीं तक रखते हैं, अगले टर्न पे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग एक काम करिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन के बुकलेट में क्वेश्चन कम ही होंगे ना, उन्हें बना दीजिए। हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के दिलवा दूंगा, अभी शायद तुरंत में हो या ना हो, लेकिन आप ट्राई करना, शायद 10 ही 12 क्वेश्चन है और क्वेश्चन कम लगे तो मुझे कहना क्वेश्चन है, काफी मिल जाएगा। ठीक, अभी केवल ट्राई कर लेना वो 10 क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।